हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के, और जैसा कि सभी को पता है कि हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है आपका, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। आज के सेशन में हम चैप्टर 1 की बात करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वाले अध्याय से बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बैलेंसिंग इक्वेशन आपका आता ही आता है, यानी कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे क्लास में डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, जो जो पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बीच में क्वेश्चन कर लूंगी किसी से भी। अपने माइक सभी स्टूडेंट अपने पास रखेंगे, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपने माइक अपने पास तैयार रखेंगे। ओके, चलिए तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। मैंने कहा माइक आपके पास होने चाहिए। मुझे अभी तक टेबल पे माइक नहीं दिख रहे हैं। कोई भी बच्चा जो बीच में माइक लेने गया तो मैं उससे फिर दोबारा सारा कॉन्सेप्ट पूछूंगी, तो इससे पहले आप लोग माइक तैयार कर लीजिए अपने। चलिए, चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सभी को पता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? अभिक्रिया क्या होती है? आप बोलते हो मैम कोई भी ऐसी चीज जब आपस में हम किसी चीज को मिला रहे हैं और मिला करके एक नया कोई पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी रासायनिक परिवर्तन को जब आप क्या करते हैं, किसी भी शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं, चाहे आप वर्ड्स के रूप में कहें या फिर केमिकल सिंबल्स के रूप में, तो आप उसको क्या कहते हैं? समीकरण यानी इक्वेशन उसे कह लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता लगेगा कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? पहले बेसिक समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सुबह सुबह आप लोग ऑफिस, सुबह सुबह आप लोग स्कूल आए, स्कूल आने में आपने क्या किया? सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा, तो आपने सपोज एक ब्रेड लिया। ठीक है, तो ब्रेड को आपने खाया। डाइजेशन पढ़ा है अभी सबने, कुछ टाइम पहले डाइजेशन पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन में क्या हो रहा था? जो वो सॉलिड और रॉ फूड था, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ जिसे आप कह रहे थे, उसको आप स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे दांत आपका चबा रहे हैं, तो चबाने के बाद उसके छोटे पीसेस हो रहे हैं, देन आपका वो अंदर जा रहा है, स्टमक तक जाता है, फिर वहां क्या होता है? डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो वो क्या करता है, जो आपका पूरा ब्रेड था पेट में डायरेक्ट वैसा ही ब्रेड का स्लाइस तो नहीं गया ना, वो धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता गया। तो जब आप बाद में कहते हो कि ब्रेड में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी बॉडी ने ले लिए, तो क्या हुआ? एक तरह से भोजन का जटिल से सरल में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो ब्रेड का अब आप डाइजेस्ट हो गया है ब्रेड, तो उससे वापस वही ब्रेड का स्लाइस आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? वो एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आप क्या कहते थे कि मैम हमें पुराना वाला जो पदार्थ है वो दोबारा किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होगा, या भौतिक विधियों से तो हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम क्या कहते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि लकड़ियां जलाते हैं, और लकड़ियां जलाने पर क्या होता है? कोयला मिलता है, राख मिलता है, आपका फ्लेम बनती है, ज्वाला भी बनती है उसमें। ठीक है ना, लेकिन उस राख को, कोयले को, सबको इकट्ठा कर लो, लेकिन वापिस आपको लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी परिवर्तन हो रहा है। कोई परिवर्तन कितने प्रकार का होता है मैम? 2 प्रकार का होता है। एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें आप हमेशा कहते हैं कि किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा। जब भी नए पदार्थ का निर्माण होगा यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप क्या कहते हो, लोहे की किसी वस्तु पर जंग लग गया है, जलने की जो भी प्रक्रिया होगी वो सारी रासायनिक परिवर्तन होती है। चाहे आप कह रहे हो कि मोमबत्ती में वो थ्रेड जल रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, या फिर किसी गैस का कंबशन हो रहा है, सारे रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा फिजिकल चेंज की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन है जहां पर आप कहते हैं कि मुझे पुराना वाला पदार्थ भौतिक विधियों द्वारा दोबारा प्राप्त हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम पिघलते हुए देख रही हूँ, तो अगर मैं इस पिघली हुई आइसक्रीम को दोबारा कम टेम्परेचर पे ले जाऊं, फ्रीजर में रख दूं दोबारा, तो ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगी यानी जम जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा आप कहते हैं मोमबत्ती का जो जलते हुए आप देखते हैं, उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक, जो धागा जल रहा है, तो धागे का जलना क्या है आपका? ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर धागे का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वहीं पर जो ये मोम पिघल रही है,
तो आपने क्या देखा होगा, मोम पिघलती है और पिघलने के बाद जब ठंडी होगी फिर से जम जाती है, तो वो कैसा परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में दो प्रकार के परिवर्तन है, एक तो जलने वाली और दूसरा पिघलने वाला। तो जो पिघलने की बात जब भी आएगी आपकी, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। ओके, इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों के में परिवर्तन की बात करता है, भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों के परिवर्तन की बात करता है। यानी काट करके छोटा कर दिया है आपने किसी चीज को, आकार में परिवर्तन लिया है, रंग आपने परिवर्तित कर लिया उसका, या फिर भौतिक अवस्था में आप परिवर्तन ले आओ। जैसे पानी, जल है आपका, जल को पानी बना दो, बर्फ बना दो, वाष्प में परिवर्तित कर दो, है तो वो जल ही ना, हर एक अवस्था में वो H2O ही रहेगा, तो वो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब बोलोगे मैम अभिक्रिया हो रही है, तो हमें पता कैसे लगेगा अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहला, यहाँ पर अगर कोई गैस बन रही है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर GIF में कि आपको नाइट्रेशन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर फ्यूम्स, ऑरेंज कलर की फ्यूम्स बन रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी, सपोज आपने 2 बीकर्स लिए, जैसे यहाँ पर ये ले रहे हैं, और उनमें देखो हीट का उन्होंने कहीं पर यूज नहीं किया, ऊष्मा नहीं किया, बर्नर नहीं जलाया, आग नहीं जलाई, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर रेस कर रहा है जब वो 2 सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं, तो यानी तापमान बढ़ रहा है अगर 2 सॉल्यूशंस को मिलाने पर या 2 कंपाउंड्स को मिलाने पर, दैट मीन्स वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। पहला, अगर कोई गैस बन रही है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर वहां पर तापमान में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे वृद्धि होते हुए दिख रही है, हो सकता है कहीं पर तापमान कम हो रहा है, तो वहां पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, 2 चीजों को मिलाने पर, जैसे यहाँ पर 2-3 चीजें मिला रहे हैं, उसके बाद अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी अवक्षेप जिसे आप कहते हैं, इस प्रकार का व्हाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, दैट मीन्स कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन अगर आपको होता हुआ दिख रहा है 2 विलयनों को मिलाने पर या 2 कोई भी कंपाउंड्स को मिलाने पर रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, इसके अलावा चेंज ऑफ स्टेट, अगर आप अवस्था में कहीं पे परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं जब 2 यौगिकों को मिलाते हैं, दैट मीन्स वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका। इसके बाद केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपको देखने को मिलती है। देखो, केमिकल रिएक्शन की जब भी बात करेंगे उसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपका होता है अभिकारक, दूसरा आपके पास क्या होता है, उत्पाद। बहुत सिंपल एग्जांपल है, दाल बनाते हैं आप लोग, दाल में क्या क्या यूज करते हो, सॉलिड रॉ जो दाल होती है फर्स्ट उसको यूज करते हैं, उसके अलावा घी लेंगे, ऑयल लेंगे, वेजेस लेंगे, कुछ सब्जियां भी लेते हैं, अगर आप टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, अदरक, या आपने कुछ भी बीन्स वगैरह, मटर जो भी डालनी है वो डाल दिया, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा स्पाइसेस भी लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको मसाले डालने। तो ये जो रॉ फॉर्म में आपके पास चीजें थी, इनको अभिकारक कहते हैं, जो आपके अभिक्रिया होने से पहले आपके पास थी। जब आप एक प्रोसेस के थ्रू गए, एक रेसिपी आपने फॉलो की, उसके बाद में आपको क्या मिली, वो पकी हुई दाल मिली। तो जो वो पकी हुई दाल, जो एंड में आपका रिजल्ट आया, वो क्या हो गया बच्चे, वो प्रोडक्ट हो गया, यानी कि उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें मुख्य है, एक आपका क्या है, रिएक्टेंट, या जिसको आप क्या कहते हैं बच्चे, आपका अभिकारक कहते हैं, और दूसरा आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, और अभिकारक क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं या फिर रीअरेंज होते हैं और उसके बाद उत्पाद का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, आपका बाई तरफ को। ठीक है, आपके पास जो नोटबुक है, तो आपके नोटबुक के बाई साइड को यहाँ आप क्या लिखते हैं बच्चे, यहाँ आप अभिकारक लिखेंगे, कोई भी अभिकारक। ठीक है, ऐसे अभिकारक लिखेंगे आप लेफ्ट में, देन आप एरो का साइन लगाएंगे। एरो का साइन क्या बताता है आपको, कि प्रक्रिया हो रही है। यानी जैसे खाना बनाने की प्रक्रिया थी, तो उसमें आपने हीट लिया, या आप उसमें कोई भी रेसिपी जो फॉलो कर रहे हैं वो, तो ये प्रक्रिया को दिखा रहा है, प्रोसेस को। देन उसके बाद एंड रिजल्ट आपका क्या आएगा, जो भी बनेगा वो आपका अभी क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, जिसे आप दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, एरो के ऊपर आपके कभी कभी कुछ चीजें लिखी होती है, जैसे कि ये वाला साइन जो आपका होता है, ये आपका किसका होता है, हीट का, यानी ऊष्मा आप उसको दे रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो। इसके अलावा किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा हो सकता है, दैट मीन्स कि वो वहां पर एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भांति वहां पर उपयोग में आ रहा है। ठीक है, यानी वो अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो रहा है किसी न किसी रूप में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड इक्वेशन की बात आप लोग करते हैं, शब्द समीकरण क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दी गई है,
देखो बेसिक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के बारे में आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इफ देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज्यादा अभिकारक आपने लिया, आपने कहा मैंने दाल भी लिया, पानी भी लिया, घी भी लिया, तो इनको अलग करने के लिए कैसे लिखोगे, प्लस के साइन से इनको अलग किया जाता है। यानी आप दाल लिखोगे, प्लस आपने क्या कहा वहां पर घी, प्लस आपने वेजेस लिखा, तो इस प्रकार से वो क्या था, आपने प्लस के साइन से उनको अलग किया। देन एरो का साइन लगाते हैं जो प्रोसेस को दिखा रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट आता है उत्पाद। उत्पाद में भी अगर एक से ज्यादा उत्पाद है तो उनको आप प्लस के साइन से विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी गई है, सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर क्या है, दो अभिकारक है, समझ रहे हैं। और क्योंकि एक से अधिक अभिकारक हो रहे हैं दो, तो दोनों को किससे प्लस प्लस के साइन से अलग किया गया, ओके। और प्रोडक्ट में आपका क्या बन रहा है, उत्पाद में सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ओके। ये बहुत बेसिक है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंसी और सिंबल्स के बारे में आपने 9th में पढ़ा है बहुत अच्छे से। जितने भी एटलीस्ट 40 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में, जो आपका आपका चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो वहां पर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटलीस्ट 40 एलिमेंट के स्टार्टिंग 40 एलिमेंट्स जो है उनके सिंबल याद कर लेंगे पूरे, प्रतीक, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, इस प्रकार से आप सारे सिंबल्स याद कर लेंगे। वैलेंसी भी वहां पर, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको किस प्रकार से रखा गया, इस प्रकार से आपको याद करना है वर्ग में, ठीक है। तो वर्ग में, एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की वैलेंसी यानी संयोजकता समान होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप याद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है। आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब लिखते हैं तो वहां पर छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कोई पदार्थ जिसे आप ले रहे हैं अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसमें S लिखा जाता है ब्रैकेट में उसके आगे, ठीक है। जैसे Na लिखा था आपने पहले सोडियम, उसके ब्रैकेट में स्मॉल s लिख देंगे। अगर वो तरल यानी द्रव रूप में है तो उसके लिए लिक्विड L लिख लेते हैं। गैसियस स्टेट में है तो G लिख लेते हैं। अगर जलीय विलयन है, जल का है, तो जल के लिए AQ, एक्वा, एक्वा वर्ड जब भी आता है जल के लिए आता है, ओके। इसके अलावा प्रतिक्रिया में उत्पादित गैस, अगर कोई गैस बन रही है तो उसके लिए ऐसे अपवर्ड एरो का भी साइन बनाया जाता है। और अगर कोई अवक्षेप जिसे आप प्रेसिपिटेट कह रहे थे वो बन रहा है तो उसके लिए डाउनवर्ड एरो का यूज किया जाता है, ओके। तो ये थोड़ा बेसिक्स है जिन पर आपने ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक रासायनिक या किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। अब संतुलित क्यों किया जाता है, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप लोग सपोज किसी शॉप में गए, किसी दुकान में गए, चीनी लेने आप जाते हो, ठीक है। अगर उसके पास वो ट्रेडिशनल बैलेंस है जो पहले तराजू चलता था वो वाला है, तो वो उसके एक साइड क्या करता है, बांट रखता है। सपोज आपने 1 किलो का लिया तो उसके पास एक पैमाना है ना कि ये 1 किलो के बराबर होता है, वो लोहे का बाट उठाएगा, एक साइड में उसको रखेगा, दूसरी साइड में वो क्या करता है, चीनी डालता जाता है। अगर 1 किलो से ज्यादा हो गई तो आपका जो बैलेंस का वो वाला साइड है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। फिर वो उसमें से थोड़ी चीनी बाहर निकालेगा, तो वो क्या है, संतुलन में ला रहा है। 9th में आपने द्रव्यमान संरक्षण का रूल पढ़ा था, नियम पढ़ा था, वो क्या कहता है, कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होता है। अगर आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई है तो उसमें आपने देखना है क्या क्या नंबर ऑफ एटम्स वहां पर यानी परमाणुओं की संख्या क्या वहां पर समान है, या फिर जो उनका द्रव्यमान है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी जो लेफ्ट साइड में आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं और राइट साइड में आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं, तो लेफ्ट साइड का जो टोटल मास होगा आपका वो राइट साइड के टोटल मास के इक्वल आना चाहिए। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, तो वो आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के अलग अलग स्टेप देखते हैं, यानी अलग अलग चरण। तो लिखे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कैसे संतुलित करेंगे बताओ। सबसे पहला स्टेप है टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यानी सिंपल सा संतुलित करने के लिए, यानी क्या कर रहे हो, वो तराजू और चीनी को बराबर कर रहे हो,
ठीक है ना। वैसे ही आपने करना है। सपोज ये वाला पार्ट आपका चीनी हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, तराजू का वो 1 kg का बाट हो गया। तो दोनों को बैलेंस करना है। दोनों में आपने क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, यानी परमाणुओं की संख्या वहां पर कितनी है, वो परमाणुओं की संख्या आपको दोनों जगह क्या करनी है बच्चे, बराबर करनी है। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, जहां पर आयन आपका क्या कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयन का ऑक्साइड बन रहा है, फेरस ऑक्साइड जिसे आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिमेंट्स कितने हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं। तो 3 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं आपके, क्या क्या है, एक आयन का है, लोहा एक तत्व है, हाइड्रोजन एक है और एक ऑक्सीजन है। ये 3 है। तीनों के नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, और कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी देखते हैं और राइट हैंड साइड में भी। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये राइट हैंड साइड है, दोनों जगह हम देख लेंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट्स इन अ टेबल एज शोन हियर। ठीक है, क्या करेंगे, सारणी में तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक व उत्पाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया। तो क्या नंबर ऑफ एटम्स आ गया, यानी परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर Fe। ठीक है, लेफ्ट में देखिए आयन के कितना, एक ही दिख रहा है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा गया है, तो एक आ गया आपका। ठीक है, रिएक्टेंट में, अभिकारक में। राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो Fe3 आ रहा है आपका, तो यानी कितने हो गए यहाँ पर, 3 हो गए आयन के एटम। देन हाइड्रोजन की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखिए बच्चे, H2 लिखा है, तो 2 हाइड्रोजन आ गए आपके, 2 हाइड्रोजन के परमाणु। राइट हैंड साइड में H2 लिखा है, तो वहां 2 ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो आपको यहाँ पर बैलेंस्ड मिल रही है, यानी संतुलित है। इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ O लिखा है, तो यानी 1 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में O4 है, तो यानी आपके 4 ऑक्सीजन आ गए। तो इस प्रकार से आपने क्या बना ली, एक सारणी बना ली, एक टेबल बना ली, जिसमें आपने देख लिया कौन कौन सी चीजें बैलेंस है, यानी कौन कौन से एटम्स आपके बैलेंस है और कौन कौन से नहीं है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पहले स्टेप में जो केमिकल इक्वेशन आपको दी गई होगी वहां पर, उससे ही आपने डेटा नीचे लिखना है। बस आपको एक साइड लिख देना है एटम्स, कौन कौन से एटम है वो भी बताया गया है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है वो आपने बतानी है। तो ये आपका आयन के लिए आ गया, ये आपका हाइड्रोजन के लिए आ गया, ये आपका ऑक्सीजन के लिए आ गया। क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। देन सेकंड स्टेप में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, देखो आयन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। एक रूल हमेशा याद रखना, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या कहते हैं कि जिस भी यहाँ पर जो कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा आपका, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या जहां पर होगी, उसी को आप सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो आपको पता है सबसे ज्यादा अणु आपको कौन से अणु में परमाणु दिख रहे हैं, Fe3O4 में। तो यानी यहां से आप शुरू करेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लास्ट में भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको इजी होता है थोड़ा बैलेंस करना, तो उनको आप लास्ट में कर लेते हैं। तो अगर आप इस वाले मेथड से भी चलते हैं तब भी आप सबसे पहले आयन को उठाओगे। अगर आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी है, तब भी आप आयन को ही उठा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयन को लेके चलेंगे। बैलेंस द एटम विच इज द मैक्सिमम इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि उसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना है, जहां पर चाहे वो राइट हैंड साइड में हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम जिसके मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे अधिक परमाणु वाले को संतुलित करना है। ठीक है, clear? In this equation, the number of oxygen atom is the maximum on right hand side. To balance the oxygen, one needs to multiply oxygen on left hand side by 4.
so that number of oxygen atoms becomes equal on both sides। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे बाद में भी कर सकते हैं, इजीली बैलेंस हो जाते हैं वो तो। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा मेथड है जहां पर आप क्या कह रहे हो कि जिसमें सबसे ज्यादा आइटम है। तो आपको पता है यहाँ पर O4 O में ही सबसे ज्यादा दिख रहे थे, तो इन्होंने उसी को उठा लिया। तो किसी भी वे में चलेंगे। Then in this equation the number of oxygen atom is the maximum in right hand side। राइट हैंड साइड में 4 है, ठीक है। तो बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड्स टू मल्टीप्लाई ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय 4। अब यहाँ एक ही है, तो इसको 4 कैसे करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। एक को 4 बनाना है तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है, वो 4 बन जाएगा। सो दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड, जिससे क्या होगा, आपका दोनों साइड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो क्या किया इन्होंने यहाँ पर, जो आपका हाइड्रोजन है ये H2, इसको क्या कर दिया बच्चे, इसको 4 से गुणा कर दिया। यानी Fe आपके पास पहले से था, ठीक है, H2O आपके पास पहले से था, Fe3O4 आपके पास पहले से था, H2 आपके पास पहले से था। उन्होंने कहा ऑक्सीजन में यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, परमाणु है, 4 है, तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ऑक्सीजन को 4 करना है। तो जब भी आप जो नंबर लगाएंगे वो आगे लगाएंगे, यानी जिसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, यानी यहाँ आप नंबर लगा सकते हैं कोई भी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में आप नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं नंबर। ओके, ये ध्यान रखना है बैलेंसिंग करने में। जैसे इन्होंने पहले से 3 4 2 ये लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे आप बैलेंस करने में। बैलेंस करते वक्त जो आप अपनी तरफ से जो नंबर ऑफ एटम्स डाल रहे हैं वो सिर्फ आगे डालेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 ऐड करना है। तो ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ हमने कितना लगा दिया बच्चे, 4 लगा दिया। ओके, अब आप देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने R लिख रही हूँ, यानी अभिकारक जिसे आप कह रहे हैं, अभिकारक में कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। अगर मैं उत्पाद की बात करूं यानी कि प्रोडक्ट, तो उसमें भी कितने, 4 हो गए, ठीक है। तो यानी बैलेंस हो गई है आपकी ऑक्सीजन। देन आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8 ऑन LHS विच इज मोर देन दैट ऑन RHS। यानी क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अब ये H2 पहले से थे, 2 हाइड्रोजन इसके पहले से थे, 4 और आ गए हैं, कितने हो गए, मल्टीप्लाई में 8 हो गए हैं रिएक्टेंट में, क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए आपके लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 ही थे पहले, ठीक है ना। अगर इस वाली इक्वेशन में देखो, देखो यहाँ पर 2 ही है। तो इन्होंने क्या कहा कि राइट हैंड साइड में भी आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, यही किया गया। तो हाइड्रोजन के लिए आप प्रोडक्ट में भी कितने आ गए, 4 × 2 यानी कि 8 एटम्स हो गए। क्लियर, तो रिएक्टेंट में भी 8, प्रोडक्ट में भी 8, तो हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, इस प्रकार से आपने रिएक्शन देख ली। फिर क्या आ गई, Fe+4H2O gives Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपने ऐड की, एक तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त 4 लगाया। दूसरा, जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो आपने राइट हैंड साइड में भी एक 4 लगाया, ये आपने ऐड किया है। जिसके बाद आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है। अब क्या रह गया है, अब आयन को बैलेंस करना रह गया है, ठीक है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। क्या कहा जा रहा है, जब हमने ये सब किया उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या है, द नंबर ऑफ आयन इज 1 ऑन LHS while it is 3 ऑन RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आयन था। देखिए ये वाली रिएक्शन देखिए, इक्वेशन देखिए, आयन एक ही है यहाँ पर। देन अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यहाँ कितना है, यहाँ एक ही है आयन। तो इस एक को क्या करना है, 3 करना है। तो क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। While it is 3 on RHS, to balance it, multiply the ion on left hand side by 3। क्या किया गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 है आयन, हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 करने हैं। तो क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आयन था, तो उसको 3 से गुणा कर देंगे या 3 उसके आगे लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया, ये 3 लगा दिया गया, जो इस Fe के लिए है 4 लगाया गया।
देखो जब भी किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के आगे आप कोई नंबर लगा रहे हैं तो वो सबके एटम में वृद्धि करेगा। यानी ये जो 4 लगाया आपने, ये H2 के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 लगाया है, ये किसके लिए है? ये हाइड्रोजन के लिए। ओके, इस प्रकार से आप देखो नंबर ऑफ एटम Fe, H, ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अगर आयन की बात करें, रिएक्टेंट में कितना है? 3, प्रोडक्ट में कितना है? 3। बैलेंस हो गया? हो गया। क्लियर? अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 4 ये है, 2 ये है, 4 2 8, रिएक्टेंट में 8, 4 ये है, 2 है, प्रोडक्ट में भी 8, ये भी बैलेंस हो गया। देन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है रिएक्टेंट में और 4 ही आपका कहाँ है? प्रोडक्ट में है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण दी गई है उसको संतुलित कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपके लिए, चलिए कौन बैलेंस करेगा? 12 कोट, GIC 12 कोट। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बच्चे? अमन गोस्वामी। अमन। अमन, आपको समझ आया बैलेंस करना? यस मैम। यस, चलिए ये इक्वेशन है आपके लिए, इसको बैलेंस करेंगे आप? जी मैम। यस, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताएंगे। 2Na प्लस यस, स्टेप 1 में क्या करेंगे? 2Na प्लस। अच्छा, आप डायरेक्ट इक्वेशन बता रहे हो मुझे। चलिए, वेरी गुड। 2Na प्लस प्लस 2S2 वेरी गुड इज इक्वल टू गिव्स, यस, 2NaOH O भी है, NaOH। ओके, प्लस H2O देन प्लस H2O H2O। नहीं। हाँ, और ये कहाँ कौन सी रिएक्शन है? ये धातु और अधातु पढ़ेंगे ना जब बच्चे, ध्यान से कोरिलेट करके चलो सारी चीजों को। जब धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बोला जाएगा कि धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराओ, फिर क्या बनता है? फिर आप बोलोगे मैम ये धातु है, ये जल है, ये हमारा क्षार बन रहा है और वहां पर हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड अमन, बहुत अच्छे से अमन ने हमें बताया कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहले स्टेप में देखा कि कितने हमारे पास एटम है। तो कितने एटम थे? एक सोडियम का था, एक हाइड्रोजन का था, एक ऑक्सीजन का था। बहुत सिंपल इक्वेशन है। उन्होंने क्या किया? Na में उन्होंने बताया, यहाँ अगर रिएक्टेंट में बात करें तो कितना है? एक ही एटम है। प्रोडक्ट में बात करेंगे तो प्रोडक्ट में भी एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करेंगे जब, तो हाइड्रोजन में आपका कितना आ रहा है? राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 2 एटम है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो कितने हैं? एक ये है और 2 ये है। कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 2 लिख सकते हो, यानी 1 NaOH में है और 2 आपके हाइड्रोजन जब एक मॉलिक्यूल के रूप में है तो वहां 2 परमाणु है आपके। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बता देंगे। देन ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में भी आपका NaOH में एक ही ऑक्सीजन है। तो आपने क्या कहा? मैम ये तो बहुत इजी है, इसमें करना ही क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम किसको उठाते हैं? यहाँ पर NaOH को लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 2 है ही, तो इसको थोड़ी बढ़ाना है या इससे थोड़ी कम करना है। हमको क्या करना है? जहाँ कम है वहां एक और ऐड करना है। तो यहाँ एक ही है, तो एक को 2 कैसे बनाएंगे? मैम 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। तब आप क्या कहोगे? मैम हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन सोडियम में अब क्या दिख रहा है? हमें इम्बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ 2 हो गए सोडियम के, यहाँ एक ही है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गए और यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मैम आप सोडियम को बैलेंस करते हैं तो सोडियम में भी हमने रिएक्टेंट में क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गए आपके? सोडियम में भी 2 हो गए यहाँ। ठीक है, अब क्या रह गया? आप सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना रह गया है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया बच्चे? यहाँ पर जो H2O था उसमें आपने 2 लगा दिया।
ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में अब आपका दोबारा से हाइड्रोजन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को एक बार आपने बैलेंस करने के लिए जब 2 लगाया था ना, तो आपका क्या हो गया था, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 हो गए थे आपके राइट हैंड साइड में। तो फिर आपने क्या किया, उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कितने हो गए आपके, टोटल 4 हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमें अमन ने बहुत अच्छे से इक्वेशन बताई है ये पूरी, जिसको उन्होंने बैलेंस किया है। चलिए एक और रिएक्शन है आपके लिए, C3H8 प्रोपेन है, उसका कंबशन। एक और लाइन याद रखनी है, कंबशन कंबशन कंबशन। दहन दहन जब भी होगा, इसमें पढ़ा है आपने दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, दहन जब भी होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रही होगी रिएक्शन में। तो यहाँ पर प्रोपेन का दहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी अभिक्रिया हो रही है। दहन वाली अभिक्रिया आप पढ़ेंगे अभी, रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन का टाइप, और आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोपेन का दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस H2O बनता है। ठीक है, अगर मैं 12 कोर्स से सिर्फ अमन को पूछ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमन को पढ़ना है। अमन तो अपना एग्जाम लिखेगा, बाकियों को अपने लिए पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोपेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, या आप कह सकते हो प्रोपेन का दहन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। इसको आप कैसे बैलेंस करोगे बताओ। GIC रुद्रप्रयाग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? मैम सुशांत पवार। सुशांत। सुशांत, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैम, कुछ भी नहीं करना, हमें तो परमाणु बताने कि किस तत्व के परमाणु हैं। तो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं बताओ सुशांत। प्रोपेन में कौन कौन से किस किस एलिमेंट के एटम है? हाइड्रोजन है, ठीक है, हाँ H है, वेरी गुड। और क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट में? ऑक्सीजन, हाँ O2 यानी ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो ये CHO, वेरी गुड सुशांत, 3 हमारे एटम हो गए। आपको क्या बताना है फर्स्ट स्टेप में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इनके संख्या कितनी है, कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। R का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट अभिकारक। T का मतलब क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड। ओके, बताओ कितने कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में? मैम 3 कार्बन है। 3 है, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन? यस, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में 2 ही है ना हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ 2। ओके, ऑक्सीजन बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 है, और राइट हैंड साइड में 2 यहाँ है, देखो CO2 में 2 है, एक आपका H2O में है, तो कितने हो गए, 2 + 1, 3 हो गए टोटल। क्लियर, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन आपको कहाँ कहाँ दिख रही है पूरे प्रोडक्ट में, तो 2 जगह दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में, एक आपका H2O में। वेरी गुड सुशांत, सिट डाउन बच्चे। अपने नेक्स्ट वाले बच्चे को माइक दे दो जल्दी से। क्या नाम है बेटा? मैम अयान। अयान, बच्चे बताइए, ये देखो हमने यहाँ पर टेबल बना ली जैसे हमें सुशांत ने बताया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो Yes, मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में भी ले सकते हैं, पहले आप जैसे कार्बन को कर लो। तो कार्बन का आपको यहाँ 3 दिख रहे हैं, यहाँ आपको 1 ही दिख रहे हैं, तो क्या करना है, 3 में से कुछ कम करेंगे या 1 में बढ़ाएंगे बताओ। हम 3 में से कम ती- नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, एक लाइन याद रखनी है आपको, कहीं भी कम नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 हमारे पास है, उस एक को भी हमने 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर? यस मैम। यस, इसी टेबल में समझ लो। देन आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, 8 है आपके यहाँ, ये 2 है, इस 2 को भी 8 बनाना है। यस यस मैम। कैसे बनाएंगे, मैम उसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 4 8। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगर ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो जब आपने क्या कहा था, यहाँ हमने 3 ऐड किया, किसमें, कार्बन में हमने 3 ऐड किए थे, तो यानी कहाँ ऐड किया होगा आपने, यहाँ पर CO2। तो ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा, हो गया ना ऑक्सीजन भी चेंज, पहले 2 थे यहाँ पे ऑक्सीजन, अब 3 और आ गए हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। तो इस 6 को आपने फिर कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले स्टेप में हमें अयान ने बताया कि हमें क्या करना है,
C3H8 है हमारे पास प्लस ऑक्सीजन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने कहा मैम आप 3 लगा दो राइट हैंड साइड में क्योंकि हमें कार्बन को बैलेंस करना है प्लस H2, ठीक है। तो कार्बन हमारा यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या बोला, अब आप क्या करिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में यहाँ राइट हैंड साइड में फिर से 4 आप लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C3H8 प्लस O2 गिव्स 3CO2 उन्होंने पहले ही बता दिया था, प्लस 4H2। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 यहाँ पर आ रहे हैं ऑक्सीजन। अगर मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो 6 एटम्स यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब आप 10 कैसे करोगे, इस 2 को कैसे 10 करोगे, अयान जल्दी बताओ, 2 को 10 कैसे बनाएंगे, कितने से गुणा करेंगे, 2 को हम कितने से गुणा करेंगे कि 10 हो जाएगा, 5 से। 5 से, वेरी गुड, 5 से हमने गुणा किया, ठीक है। अब ये 2 + 1 था, ये आपको ध्यान रखना है। 2 कहा था जब हम CO2 की बात कर रहे थे और 1 कहा था जब हम H2O की बात कर रहे थे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने क्या किया यहाँ पर, ये था आपका, ये 2 जो था वो CO2 का था और 1 जो था वो H2O का था। तो यहाँ पर आपने क्या किया बच्चे, 2 के साथ आपने 3 की गुणा की थी, यहाँ ये 2 के साथ 3 की गुणा हुई, तो 2 × 3 आ गया, ठीक है। और 1 के साथ आपने यहाँ पर क्या किया, 4 की गुणा की, यहाँ पर देखो, यहाँ आपने 1 × 4 किया था, तो टोटल हो गया 3 × 2 = 6 प्लस 1 4 = 4, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो ये भी 10 हो गए। तो अब आपकी जो बैलेंस इक्वेशन वो आएगी, वो कैसी आएगी, जो हमें अयान ने बताई है वो क्या आएगी बच्चे, C3H8 प्लस 5O2, उन्होंने क्या कहा, 5 लगा दो ऑक्सीजन के आगे, देन 3CO2 प्लस 4H2, ठीक है। अब देखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड, ओके। तो रिएक्टेंट में आपके कार्बन कितने हैं, 3, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 3, यहाँ भी कितने हैं, 3। हाइड्रोजन की बात करो 8 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4 × 2 = 8, 8 यहाँ भी हो गए। और ऑक्सीजन की बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 10, राइट हैंड साइड में 3 ये है, 2 ये, 3 × 2 = 6 प्लस 4 ये, कितने हो गए, 10। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है, समझ आ गया, हैंड रेस करिए सभी समझ आ गया तो जल्दी से, सिट डाउन अयान, वेरी गुड बच्चे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, इक्वेशन बैलेंस करने आएगा ही आएगा। होमवर्क में आपके लिए क्या क्या है देखिए, ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है, जल्दी लिखो, H2 + O2, H2O इसको बैलेंस करना है आपने, Fe2O3 + C गिव्स Fe + CO2, ये वाली बैलेंस करनी है। और अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये पढ़ के आएंगे सब लोग घर से और कल मैं आपको पूछूंगी ये सारा, ओके। चलिए, 10th के बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, क्लास 12 के केमिस्ट्री के बच्चे क्लास में बैठ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा। बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब है कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाएंगे, ओके। आपको क्या करना है, डेली जो है 2 से 3 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी देनी है सिर्फ साइंस के लिए, ओके। जो मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी जो आपके बुक में एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी आपके पास बुक है, उस बुक में जो भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्वेश्चन होगा, उन सभी की आप प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही जो मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए बोला है, तो वो आप पढ़ के आएंगे, कल मैं आपको पूछूंगी जब आप लोग क्लास में होंगे, ओके। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।